धरा मम्मी गुजर गईं, मैं निकल रही हूँ अभी। सुबकते हुए बुआ जी ने बताया। मैं उनसे एक भी शब्द नहीं बोल पाई। बोल ही कैसे पाती, सूचना ही इतनी अप्रत्याशित थी। सुनकर जैसे यकीन ही नहीं आया, और जब तक यकीन हुआ तब तक फ़ोन कट चुका था। इतना भी नहीं पूछ पाई कि यह सब कैसे और कब हुआ। वे माने या न माने, पर यह सच है कि जितना हम बुआ के प्यार को तरसे हैं, उतनी ही हमारी कमी बुआ जी ने भी महसूस की होगी। हमारे संबंधों में लक्ष्मण रेखाएं मम्मी पापा ने खींच दी। इसमें हम दोनों बहनें कहाँ दोषी हैं। कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों की सज़ा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती है, सो भोग रहे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो। कितना कितना सामान बुआ जी हम दोनों बहनों के लिए लेकर आती थीं। बुआ जी के कोई बेटी नहीं थी और हमारा कोई भाई नहीं था। पापा के लिए भी जो कुछ थी बस बुआ जी ही थीं। अतः अकेली बुआ जी हर रक्षाबंधन पर दौड़ी चली आती। उमंग और नमन भैया के हमसे राखी बंधवाती, और राखी बनाने में भैया हमें सुंदर ड्रेसें देते। साथ में होती मैचिंग क्लिप, रूमाल, चूड़ियाँ, टॉफ़ी और चॉकलेट। हम बुआ जी के आगे पीछे घूमते। बुआ जी अपने साथ बाजार ले जाती, आइसक्रीम खिलाती। ढेरों सामान से लदे जब हम घर में घुसते तो दादी माँ बुआ जी को डांटती। इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। इन दोनों के पास इतना सामान है, खिलौने हैं, पर इनका मन भरता ही नहीं। बुआ जी हंसकर कहती, मम्मी अब घर में शैतानी करने को ये ही दो बच्चियां हैं, घर कैसा गुलजार रहता है। ये हमारा बुआ भतीजी का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। थोड़े बड़े हुए तो मुट्ठी में बंद सितारे बिखर गए। बुआ जी को बुलाना तो दूर, पापा जी ने उनका नाम तक लेने पर पाबंदी लगा दी। बुआ जी आती, भैया आते तो हम चोरी चोरी उनसे मिलते। वह प्यार करती तो उनकी आंखें नम हो आती। पापा मम्मी ने कभी बुआ जी को अपने घर नहीं बुलाया, भैया से भी नहीं बोले, जबकि बुआ जी हम पर अब भी जान छिड़कती थीं। राखियाँ खुल गईं, रिश्ते बेईमानी हो गए। कैसे इंतज़ार करूं कि कभी बुआ जी बुलाएंगी और कहेंगी, धरा और तान्या तुम अपनी बुआ जी को कैसे भूल गईं, कभी अपनी बुआ के घर आओ ना। कैसे कहती बुआ जी। उनके आगे रिश्तों का एक जंगल उगाया था और उसके पार बुआ जी आ नहीं सकती थीं। जाने ऐसे कितने जंगल रिश्तों के बीच उगाए जो वक्त बेवक्त खरोंच कर लहू लुहान करते रहे। बुआ जी के एक फ़ोन से कितना कुछ सोच गई मैं अतीत से बाहर आकर अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हुई। तान्या को मैंने फ़ौरन फ़ोन मिलाया तो वह बोली, दीदी फ़िलहाल मैं नहीं निकल पाऊँगी। बंगलौर से वहाँ पहुँचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। फ़्लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, टिकट मिले न मिले। फिर ईशान भी यहाँ नहीं है। मैं 13वीं पर पहुँचूँगी, प्लीज़ आप निकल जाइए। फिर थोड़ा रुक कर पूछने लगी, दीदी आपको खबर किसने दी, कैसे हुआ ये सब। पूछते पूछते रो दी तानी मुझे कुछ भी पता नहीं, बस बुआ जी का फ़ोन आया था। कितना प्यार करती थी दादी हमें। तानी क्या तेरा जाना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। क्या मम्मी पापा भी उन्हें अंतिम प्रणाम करेंगे। नहीं दीदी, यह समय रिश्तों को तौलने का नहीं है। मम्मी पापा अपने रिश्ते आप जाने। हमें तो अपनी दादी के करीब उनके अंतिम क्षणों में जाना चाहिए। दादी को अंतिम प्रणाम के लिए मेरी ओर से कुछ फूल ज़रूर चढ़ा देना। मैंने हर्ष के ऑफिस फ़ोन मिलाया और उन्हें भी इस दुखद समाचार से अवगत कराया। तुम तैयार रहना धरा, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फ़ोन रख मैंने अलमारी खोली और तैयार होने के लिए साड़ी निकालने लगी। तभी दादी की दी हुई कांजीवरम की साड़ी पर नज़र पड़ी। मैंने साड़ी छुई तो लगा दादी को छू रही हूँ। उनका प्यार मुझे सहला गया। दादी की दी हुई एक एक चीज़ पर मैं हाथ फिराकर देखने लगी। इतना प्यार इन चीज़ों पर इससे पहले मुझे कभी नहीं आया था। आंखें बहे जा रही थीं। दादी की दी हुई सोने की चेन, अंगूठी, टॉप्स को देने का उनका ढंग याद आ गया। लौटते समय दादी चुपचाप मुट्ठी में थमा देती। उनके देने का यही ढंग रहा। अपना मुट्ठी भर प्यार मुट्ठी में ही दिया। हर्ष को भी जब चाहे कुछ न कुछ मुट्ठी में थमा ही देती। 1-2 बार हर्ष ने मना करना चाहा तो बोली, हर्ष बेटा, इतना सा भी अधिकार तुम मुझे देना नहीं चाहते। तुम्हें कुछ देकर मुझे सुकून मिलता है। और इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई थीं।
तभी से हर्ष दादी से मिले रुपयों का एक छोटा सा फूल बनाकर संभाल कर रख देते और मुझे भी सख्त हिदायत थी कि मैं भी दादी से मिले रुपए खर्च न करूं। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा का झगड़ा दादा दादी से किस बात पर हुआ। बस धुंधली सी याद है, उस समय मैं 6 साल की थी। पापा दादी माँ से खूब लड़े झगड़े थे और उसी के बाद अपना सामान ऊपर की मंजिल में ले जाकर रहने लगे थे। इसके बाद ही मम्मी पापा ने दादा दादी के पास जाने पर रोक लगा दी। यदि हमें उनसे कुछ लेते देख लेते तो छीन कर कूड़े की टोकरी में फेंक देते और दादी को खूब खरी खोटी सुनाते। दादी ने कभी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। जब पापा कहीं चले जाते और मम्मी आराम करने लगती तो हम यानी मैं और तानी चुपके से नीचे उतर जाती। दादी हमें कलेजे से लगा लेती और खाने के लिए हमारी पसंद की चीज़ें देती। बाज़ार जाती तो हमारे लिए पेस्ट्री अवश्य लाती, जिसे मम्मी पापा की नज़रें बचाकर स्कूल जाते समय हमें थमा देती। मम्मी पापा से शिकायत करती, पापा चांटे लगाते और कान पकड़कर प्रॉमिस लेते कि अब नीचे नहीं जाएंगे और हम डरकर प्रॉमिस कर लेती। लेकिन उनके घर से निकलते ही मैं और तानी आँखों आँखों में इशारा करती और खेलने का बहाना बनाकर दादी के पास पहुँच जाती। दादी हमें खूब प्यार करती और समझाती। अच्छे बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं। तानी गुस्से से कहती, वह आपके पास नहीं आने देते, हम तो यहाँ ज़रूर आएंगे। क्या आप हमारे दादा दादी नहीं हो? क्या आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं जो हम माने? दादी के पास हमारे इस सवाल का कोई उत्तर नहीं होता था। दादी के एक तरफ मैं लेटती, दूसरी तरफ तानी और बीच में दादी। वह रोज़ हमें नई कहानियाँ सुनाती, स्कूल की बातें सुनाती और जब पापा छोटे थे तब की ढेर सारी बातें बताती। हमें बड़ा आनंद आता। दादी जी की जेब की तलाशी में कभी च्युइंगम, कभी जेली और कभी टॉफ़ी मिल जाती, क्योंकि दादी जी जानती थीं कि बच्चों को जेबों की तलाशी लेनी है और उन्हें निराश नहीं होने देना है। उनके मतलब का कुछ तो मिलना चाहिए। दादी झगड़ती हुई दादाजी से कहती, तुमने टॉफ़ी चॉकलेट खिला खिलाकर इनकी आदतें ख़राब कर दी हैं। ये तानी तो सारा दिन चीज़ मांगती रहती है, देखते नहीं बच्चों के सारे दांत खराब हो रहे हैं। दादाजी चुपचाप सुनते और मुस्कुराते रहते। तानी दादी की नकल करती हुई घुटनों पर हाथ रखकर उनकी तरह कराहती। कभी पलंग पर चढ़कर बिस्तर गंदा करती। तानी तू कहना नहीं मानेगी तो तेरी मैडम से शिकायत करूँगी, दादी झिड़कती हुई कहती। मैडम मुझसे कुछ कहेंगी ही नहीं, क्योंकि वह मुझे प्यार करती हैं, तानी कहती जाती और दादी को चिढ़ाती जाती। दादी उसे पकड़ लेती और गाल चूम कर कहती, प्यार तो तुझे मैं भी बहुत करती हूँ। सर्दियों के दिनों में दादी हमारी जेबों में बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, रेवड़ी, मूंगफली कुछ भी भर देती। स्कूल बस में हम दोनों बहनें खुद भी खाती और अपने दोस्तों को भी खिलाती। तानी और मुझे साड़ी बांधने का बड़ा शौक़ था। हम दादी की अलमारी में से साड़ी निकालती और खूब अच्छी सी पिनअप करके साड़ी बांधती। हम शीशे में अपने को देखकर खूब खुश होते। दादी हमारे कान कब छिदेंगे, हम टॉप्स कब पहनेंगे, तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, मेरे कंधे तक आ जाओ तो तुम्हारे कान छिदवा दूंगी और तुम्हारे लिए सोने की बाली भी खरीद दूंगी। दादी की बातों से हम आश्वस्त हो जाती और रोज़ अपनी लंबाई दादी के पास खड़ी होकर दादी से नापती। एक बार दादाजी और दादी मथुरा घूमने गए। वहाँ से हमारे लिए जरी गोटे वाले लहंगे लेकर आए। हम लहंगे पहनकर टेप चलाकर खूब देर तक नाचती रहीं और वह दोनों तालियां बजाते रहे। दादी ऊपर छत पर चलो, खेलेंगे, मेरे घुटने दुखते हैं, कैसे चढ़ पाऊँगी। दादी आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, हम आपको ऊपर ले जाएंगी। वह कैसे बिटिया? उन्हें आश्चर्य होता। एक तरफ से दीदी हाथ पकड़ेंगी, एक तरफ से मैं, बस आप ऊपर पहुंच जाओगी। तानी के ऐसे लाड़ भरे उत्तर पर दादी उसे गोद में बिठाकर चूम लेती। दादी का कोई भी बॉल पेन तानी न छोड़ती, वह कहीं भी छिपा कर रखती। तानी निकाल कर ले जाती। दादी डांटती, तब तो दे जाती, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बचती बॉल पेन फिर गायब हो जाती। वह अपने बॉल पेन के साथ हमारे लिए भी खरीद कर लाती, पर दादी के हाथ में जो कलम होती हमें वही अच्छी लगती। हम उन दोनों के साथ कैरम व लूडो खेलती,
खूब चीटिंग करती। दादी देख लेती और कहती कि चीटिंग करोगी तो नहीं खेलूँगी। हम कान पकड़कर सॉरी बोलती। दादाजी इतनी अच्छी तरह स्ट्रोक मारते हैं कि एक साथ 4-4 गोटियाँ निकालते। हाय दादाजी, इस बार भी आप ही जीतेंगे। माथे पर हाथ मारकर मैं कहती। तभी तान्या दादाजी की गोटी उठाकर खाने में डाल देती। यह चीटिंग नहीं चलेगी, दादी कहती। ओह दादी, अब खेलने भी दो, बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे ना। सभी तानी की प्यारी सी बात पर हंस पड़ते। दादी आपके घुटने दबाऊं? देखो दर्द अभी कैसे भागता है। तानी अपने छोटे छोटे हाथों से उनके घुटने सहलाती। वह गदगद हो उठती। अरे बिटिया, तूने तो सचमुच मेरा दर्द भगा दिया। तानी की आंखें चमक उठती। मैं कहती थी ना कि आपको ठीक कर दूंगी, अब आप काम मत करना, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। और तानी झाड़न उठाकर कुर्सी मेज साफ करने लगती। दादी आपके लिए चाय बनाऊं? पूछते पूछते तानी रसोई में पहुंच जाती। लाइटर उठाकर गैस जलाने की कोशिश करती। दादी वहीं से आवाज़ लगाती। चाय रहने दे तानी, एक गिलास पानी दे जा, और दवा का डब्बा भी। तानी पानी लाती और अपने हाथ से दादी के मुंह में दवा डालती। एक बार मैं किसी शादी में गई थी, वहाँ बच्चों का झूला लगा था। मैं भी बच्चों के साथ झूलने लगी। पता नहीं कैसे झूले में मेरा पैर फंस गया। मुश्किल से सबने खींचकर मेरा पैर निकाला। बहुत दर्द हुआ, पाँव सूज गया, चला भी नहीं जा रहा था। मैं रोते रोते पापा मम्मी के साथ घर आई। पापा ने मुझे दादी के पास जाने नहीं दिया। जब पापा मम्मी गए तब मैं चुपके से दीवार पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ बैठकर नीचे उतरी। दादी के पास जाकर रोने लगी। उन्होंने मेरा पैर देखा, मुझे बिस्तर पर लिटाया, पैर पर मूव की मालिश की, हीटर जलाकर सिकाई की और गोली खाने को दी। थोड़ी देर बाद दादी की प्यार भरी थपकियों ने मुझे उनकी गोद में सुला दिया। कितनी भी कड़वी दवा हम दादी के हाथों हंसते हंसते खा लेती थीं। मेरा या तानी का जन्मदिन आता तो दादी पूछती, क्या चाहिए तुम दोनों को? हम अपनी ढेरों फरमाइशें उनके सामने रखते। वह हमारी फरमाइशों में से एक एक चीज़ हमें ला देती और हम पूरा दिन दादी का दिया गिफ्ट अपने से अलग न करती। बचपन इसी प्रकार गुजरता रहा। नानी के यहाँ जाने पर हमारा मन ही नहीं लगता। हम चाहती थीं कि हम दादी के पास रह जाएं, पर मम्मी हमें खींचकर ले जाती। हम वहाँ जाकर दादाजी को फ़ोन मिलाते। दादाजी, हमारा मन नहीं लग रहा, आप आकर ले जाइए। सारे बच्चे नानी के यहाँ खुशी खुशी जाते हैं। नानी खूब प्यार करती हैं, पर तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? दादाजी समझाते हुए पूछते। दादाजी, हमें आपकी और दादी की याद आ रही है। हमें न तो कोई अपने साथ बाजार लेकर जाता है, न चीज़ दिलाता है। नानी कहानी भी नहीं सुनाती, बस सारा दिन हनी व सनी के साथ लगी रहती हैं। हम क्या करें दादाजी? दादाजी रास्ता सुझाते। बेटा धरा और तानी, ध्यान से सुनो। तुम अपने पापा को फ़ोन लगाओ और उनसे कहो कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप आकर हमें ले जाओ। दादाजी की यह तरकीब काम कर जाती। हम रो रो कर पापा से ले जाने के लिए कहते और अगले दिन पापा हमें ले जाते। हम दोनों लौटकर दादी और दादाजी से ऐसे लिपट जाते जैसे कब से बिछुड़े हों। पापा ने हमें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। हम लौटते तो दादाजी और दादी को इंतज़ार करते पाते। उनकी अलमारी हमारे लिए सौगातों से भरी रहती। हाई स्कूल पास करने के बाद दादाजी ने मुझे घड़ी दी थी। हम बड़े हुए तो पता चला कि दादाजी केवल पेंशन पर गुजारा करते हैं। हमारा मन कहता कि हमें अब उनसे उपहार नहीं लेने चाहिए, लेकिन जब दादी हमारी मुट्ठियों में रुपए ठूंस देती तो हम इनकार नहीं कर पाते। हॉस्टल जाते समय लड्डू मठरी के डब्बे साथ रखना दादी कभी न भूलती। दोनों बहनों का कर्ण छेदन एक साथ हुआ तो दादी ने छोटे छोटे कर्णफूल अपने हाथ से हमारे कानों में पहनाए। और जब मेरी शादी पक्की हुई तो दादी हर्ष को देखने के लिए कितना तड़पी। जब नहीं रहा गया तो मुझे बुलाकर बोली थी, धरा बेटा, अपना दूल्हा मुझे नहीं दिखाएगी? अभी दिखाती हूँ दादी, कहकर एक छलांग में ऊपर पहुंचकर हर्ष का फ़ोटो अलमारी से निकाल दादी की हथेली पर रख दिया था। दादी कभी मुझे तो कभी फ़ोटो को देखती, जैसे दोनों का मिलान कर रही हों। फिर बोली, हर्ष बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरे अनुरूप, दोनों में खूब निभेगी। मैंने हर्ष को मोबाइल मिलाया और बोली,
हर्ष, दादी तुमसे मिलना चाहती हैं, शाम तक पहुँचो। शाम को हर्ष दादी के पैर छू रहा था। मेरी शादी मैरिज होम से हुई। शादी में पापा ने दादा दादी को बुलाया नहीं तो वे गए भी नहीं। शादी के बाद मैं अड़ गई कि मेरी विदाई घर से होगी। विवश होकर मेरी बात उन्हें माननी पड़ी। मुझे तो अपने दादाजी और दादी का आशीर्वाद लेना था। दुल्हन वेश में उन्हें अपनी धरा को देखना था। उनसे किया वादा कैसे टालती। मेरी विदाई के समय दादाजी और दादी उसी प्रकार बाहरी दरवाजे पर खड़े थे जैसे स्कूल जाते समय खड़े रहते थे। मैं दौड़कर दादी से लिपट गई। दादाजी के पांव छूने झुकी तो उन्होंने बीच में ही रोककर गले से लगा लिया। दादी ने सोने का हार मेरी मुट्ठी में थमा दिया और सोने की एक गिन्नी हर्ष की मुट्ठी में। जब भी मायके जाती दादी से सौगात में मिले कभी रिंग, कभी टॉप्स, कभी साड़ी मुट्ठी में दबाए लौटती। दादी ने मुझे ही नहीं तानी को भी खूब दिया। उन्होंने हम दोनों बहनों को कभी खाली हाथ नहीं आने दिया। कैसे आने देती। उनका मन प्यार से लबालब भरा था। वह खाली होना जानती ही न थीं। उनके पास जो कुछ अपना था हम सब पर लुटा रही थीं। मम्मी पापा देखते रह जाते। हमने उनकी बातों को कभी अहमियत नहीं दी बल्कि मूक विरोध ही करते रहे। अरे धरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, अलमारी पकड़े क्या सोच रही हो। हर्ष बोले तो मैं जैसे सोते से जागी। हर्ष, मेरी दादी चली गईं, मुट्ठी भरा प्यार चला गया। अब कौन मेरी और तुम्हारी मुट्ठियों में सौगात ठूंसेगा, कौन आशीर्वाद देगा। मैं दादी को निर्जीव कैसे देख पाऊंगी। हर्ष के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मैं जब हर्ष के साथ वहां पहुंची तो लगभग सभी रिश्तेदार आ चुके थे। दादी के पास बुआजी तथा अन्य महिलाएं बैठी थीं। मैं बुआजी को देख लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते ही पूछा, बुआजी मम्मी पापा। बुआजी ने न मैं गर्दन हिला दी। मैं दंदनाती हुई ऊपर जा पहुंची। मेरा रोदन क्षोभ और क्रोध बनकर फूट पड़ा। आप दोनों को मम्मी पापा कहते हुए आज मुझे शर्म आ रही है। पापा, आपने तो अपनी माँ के दूध की इज्जत भी नहीं रखी। एक माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, आज उसी का ऋण आप चुका देते। और मम्मी, जिस माँ ने अपना कोख जाया आपके आंचल से बांध दिया, अपना भविष्य, अपनी उम्मीदें आपको सौंप दी, उन्हीं के पुत्र के कारण आज आप माँ का दर्जा पा सकीं। एक औरत होकर औरत का दिल नहीं समझ सकीं। आप आज भी उन्हीं के घर में रह रहे हैं। कितने कृतज्ञ हैं आप दोनों। पापा, क्या आप अपनी देह से उस खून और मज्जा को नोचकर फेंक सकते हैं जो उन्होंने दिया है आपको। उनका दिया नाम आपने आज तक क्यों नहीं मिटाया। आपकी अपनी क्या पहचान है। यह देह भी उन्हीं के कारण धारण किए हुए हो। यदि आप अपना फर्ज नहीं निभाओगे तो क्या दादी यूँ ही बड़ी रहेंगी। आप सोचते होंगे कि इस घड़ी में दादाजी आपकी खुशामद करेंगे। नहीं पापा, उमंग भैया किस दिन काम आएंगे। यदि आज आप दोनों ने अपना फ़र्ज पूरा नहीं किया तो इस भरे समाज में मैं आपका त्याग कर दूंगी और दादाजी को अपने साथ ले जाऊंगी। चौंक पड़े थे दोनों। सोचने लगे, यह तो ऐसी नहीं थी, आज क्या हुआ इसे। सुनो धरा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आती। मेरी दादी गई हैं, उन्हें अंतिम प्रणाम करने का मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आप लोग भी नहीं। होश में आओ धरा। अभी तक होश में नहीं थी पापा, आज पहली बार होश आया है और अब होश खोना नहीं चाहती। आज उस मुट्ठी भर प्यार की कसम। आप दोनों नीचे आ रहे हैं या नहीं। धरा की आवाज़ में चेतावनी की आग थी। विवश होकर दोनों को नीचे आना ही पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।